नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 16 पानी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। थोड़ा याद करो, यदि पानी से भरे हुए बर्तन में चम्मच भर शक्कर, लकड़ी का बुरादा और मिट्टी जैसे पदार्थ डाल दे तो क्या होगा? पानी की कौन सी अवस्थाएं होती है? पीने के पानी को स्वच्छ तथा अहानिकर बनाने के लिए क्या करते हैं? इन सभी बातों पर आपको चर्चा करनी है। पानी का प्रदूषण यानी जल प्रदूषण करके देखो। वर्षा होते समय किसी जो खुली जगह है, ऐसे में स्वच्छ बर्तन रखकर वर्षा का पानी एकत्र करो। अब जमीन पर बहता हुआ वर्षा का पानी अलग अलग बर्तन में एकत्र करो और दोनों का परीक्षण करो। कौन सा अंतर दिखता है? उसका कारण क्या है? पानी में अन्य पदार्थ मिश्रित होने पर वह अशुद्ध हो जाता है। कुछ पदार्थ पानी में तैरते रहते हैं, उनके कारण भी पानी अस्वच्छ अथवा गंदला दिखता है। कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते। जब पानी में मिश्रित पदार्थ सजीवों के लिए हानिकारक हो तो हम कहते हैं कि पानी दूषित है। नदियाँ, सरोवर हमारे लिए पानी के स्रोत हैं। उनका पानी प्रदूषित कैसे होता है, इस पर भी आपको चर्चा करनी है। बताओ तो, तुम्हारे घर के रसोई घर और स्नान घर से बाहर निकलने वाले धोवन जल में कौन कौन से पदार्थ मिश्रित होते हैं, इस पर भी आपको चर्चा करनी है। धोवन जल और उसका निपटारा यानी निस्तारण। गांवों तथा शहरों के धोवन जल को एकत्र करके उसे किसी सुविधाजनक स्थान पर जल के बड़े भंडार में छोड़ते हैं। निवासी इमारतों से और उद्योगों, कारखानों आदि से निकलने वाले गंदले जल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। इनमें से कुछ घुलनशील तो कुछ अघुलनशील होती है। अशुद्ध जल भंडार आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया और आपने भी कई बार यह देखा भी है। गंदे पानी में रोगों का प्रसार करने वाले सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। कारखानों के गंदे जल में विषैली पदार्थ होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार का पूरा दूषित जल जैसे का तैसा जल भंडारों में छोड़ दिया जाए तो जल स्रोत प्रदूषित होकर वे हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऐसा पानी पीने के लिए अथवा अन्य किसी भी काम के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए धोवन जल पर प्रक्रिया करके ही उसे बाहर निकालने की अनिवार्यता कारखाने के स्वामियों पर लागू की गई है। इसी प्रकार गांवों के धोवन जल तथा गंदे पानी को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उन पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है। ऐसा करने से जल प्रदूषण दूर किया जा सकता है। नदियों के बहते हुए पानी का प्राकृतिक रूप से भी कुछ अंश में शुद्धिकरण होता रहता है। इसके अतिरिक्त गांव को पानी की आपूर्ति करने से पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। क्या तुम जानते हो, यदि नदी के पानी में अधिक मात्रा में अशुद्धियां मिश्रित होती जाए तो उसके शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके कारण जलचरों का जीवन संकट में पड़ जाता है। पानी का शुद्धिकरण करके देखो। यहाँ पर आपको एक विधि दी है, यह आपको करके देखना है कि इससे पानी शुद्ध होता है या नहीं। जल शुद्धिकरण केंद्र। तुम्हारे गांव को पानी की आपूर्ति करने वाले जल शुद्धिकरण केंद्र पर उनके शिक्षकों के साथ अपने जाओ और वहाँ के अधिकारियों की अनुमति लेकर उनका साक्षात्कार लो यानी कि इंटरव्यू लो। निम्नलिखित प्रश्न पूछकर जल शुद्धिकरण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करो। सार्वजनिक जलापूर्ति के लिए किस जल स्रोत से पानी लाया जाता है? प्रतिदिन कितने लीटर पानी का शुद्धिकरण किया जाता है? पानी स्वच्छ, पारदर्शक तथा निर्जंतुकीकरण बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है? ये प्रक्रियाएं किस क्रम में की जाती है? पानी की दुर्गंध कम करने के लिए क्या करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब उनसे जान लेना है। क्या तुम जानते हो
यात्रा करते समय प्रायः हम बोतलबंद पानी खरीद कर पीते हैं। रेल स्टेशन, बस अड्डे जैसे स्थानों पर पीने के पानी की बोतलें बेची जाती हैं। पानी की इस बोतल पर कौन सी जानकारियाँ छपी होती है, वे पढ़ो और अन्य लोगों को भी बताओ। पानी की बोतल पर यह छपा रहता है कि इस बोतल में पानी कब भरा गया है और इस पानी का कब तक उपयोग किया जा सकेगा। पानी खरीदते समय यह जानकारी अवश्य पढ़ो। पानी की बोतल खोलने के बाद पूरा पानी शीघ्र समाप्त करो। पानी समाप्त हो जाने के बाद बोतल को तोड़ मरोड़ कर कचरे के डिब्बे में डाल दो, जिससे उसका फिर से उपयोग न किया जा सके। बताओ तो, यदि किसी क्षेत्र में दीर्घकाल तक वर्षा न हो तो वहाँ के लोगों के जीवन पर कौन से कुप्रभाव पड़ेंगे? सोचना है और चर्चा करनी है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दर्शाए गए। सार्वजनिक जल शुद्धिकरण में केंद्र में की जाने वाली प्रक्रियाएं आपको दिखाइए। ध्यान से आपको इनका निरीक्षण करना है। अगला मुद्दा है आपको अकाल। वाष्पीभवन द्वारा जमीन का पानी निरंतर भाप में परिवर्तित होता रहता है। इसके कारण वर्षा न होने वाले क्षेत्रों की नदियाँ, ताल तलैया, कुएं, बांधों के पानी का स्तर वाष्पीभवन के कारण क्रमशः कम हो जाता है अथवा इनमें से कुछ स्रोत तो सूख भी जाते हैं। जमीन भी शुष्क हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं, पक्षियों और हमारे लिए भी पीने की पानी की कमी प्रतीत होती है। खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता। इसे ही हम अकाल कहते हैं। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है। अकाल की स्थिति में अनाज और पशुओं के लिए चारा मिलना कठिन होता है। अपने राज्य, देश अथवा विश्व के किसी भाग में अकाल पड़ने जैसी स्थिति के बारे में तुमने सुना होगा। जिस भाग में अकाल पड़ता है वहाँ के लोगों को विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उस क्षेत्र की समस्त वनस्पतियों, प्राणियों को भी अकाल का आघात लगता है। अकालग्रस्त भाग के निवासियों और प्राणियों को सरकार द्वारा अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित किया जाता है। साथ समय पड़ने पर उन्हें खाद्यान्न, चारा, पानी इत्यादि की आपूर्ति की जाती है। पालतू प्राणियों की देखभाल करने के लिए चारा आदि का प्रबंध किया जाता है। टीवी के न्यूज़ के माध्यम से यह कई बातें आपने सुनी होगी, देखी भी होगी। अब क्या करना चाहिए? तुम्हारी कक्षा की सैर गांव से दूर कोई झील देखने के लिए जाने वाली है। पूरे दिन के लिए आवश्यक पीने की पानी की व्यवस्था करनी है। तो आप क्या करोगे? सोचना है। जल प्रबंधन। वर्षा द्वारा हमें बार बार पानी उपलब्ध होता रहता है। सामान्यतः पूरे वर्ष में हमें 4 महीने वर्षा का पानी मिलता है। यदि बरसात के पानी का संग्रह न करें तो दैनिक उपयोग के लिए हमें पानी उपलब्ध नहीं होगा। वर्षा के जल को रोकना सीखो, रुके हुए जल को रिसवाना सीखो। वर्ष भर पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बरसात के पानी को रोकना पड़ता है। पानी रोकने पर उसका जमीन में रिसाव होने लगता है। भूजल का भंडार बढ़ने से वृक्षों को पानी मिलता है। साथ साथ कुओं में भी पानी भर जाता है और खेती करना संभव होता है। जमीन में पानी रिसने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, परंतु सभी स्थानों पर बांध बनाना संभव तो नहीं होता। ऐसी स्थिति में छोटे तालाबों का निर्माण करना, ढलानों पर कुछ छोटी छोटी मेन बनाना, जैसे कि यहाँ पर चित्रों में दर्शाया है, आड़ी नालियाँ खोदना, गाँवों में झरने, नाले इत्यादि पर छोटी दीवारें बनाकर पानी रोकने का काम सरकार तथा नागरिक एकत्र होकर करते हैं। कुछ स्थानों पर नदी के पाट में कुएं खोदकर वहां पानी का संग्रह करने की व्यवस्था की जाती है। कुछ स्थानों पर घरों की छतों पर गिरने वाले बरसाती पानी को पनारों की सहायता से आंगन में रखी गई टंकियों में संचित किया जाता है। हमें उपलब्ध पानी का उपयोग काट छाट के साथ करना चाहिए। इसके साथ साथ बरसाती पानी को रोककर जमीन में उसे रिसाने का प्रबंध करना चाहिए।
अथवा टंकियों में संग्रहित करना चाहिए। ऐसा करने पर बरसात के बाद वाले समय में भी हमें पानी उपलब्ध होगा। इस प्रकार की व्यवस्था करने के प्रयास को जल प्रबंधन ऐसा कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जल प्रबंधन किसे कहा जाता है। यह आपको चित्र दर्शाया, जैसे वर्षा जल का टंकियों में संचय करना, वर्षा जल को जमीन में रिसवाना। जानकारी प्राप्त करो और चर्चा करो। तुम्हारे परिसर में जल प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसे सदैव ध्यान में रखो। पानी जीवन है, इसलिए पानी रोको, रिसवाओ, संग्रह करो और उसका उपयोग सोच समझ कर करो। हमने क्या सीखा? पानी में सजीवों के लिए घातक पदार्थों के घुलने पर पानी प्रदूषित हो जाता है। जल भंडारों को प्रदूषण से बचाने के लिए उनमें दूषित जल छोड़ने से पहले उस पर कई प्रक्रियाएं की जाती हैं। पानी की आपूर्ति करने से पहले गांव के जल शुद्धिकरण केंद्रों में पानी में घुले हुए और न घुले हुए पदार्थों को अलग किया जाता है। साथ साथ पानी का निर्जंतुकीकरण भी किया जाता है। दीर्घकाल तक वर्षा न होने पर अकाल पड़ता है। अकालग्रस्त क्षेत्रों के मनुष्यों, प्राणियों तथा वनस्पतियों पर अकाल का आघात लगता है। पानी को रोककर, रिसाव कर और संग्रहित करके बरसात के बाद वाले समय में पानी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को ही जल प्रबंधन ऐसा कहते हैं। होमवर्क, स्वाध्याय, इसमें जो भी आपको सवाल दिए उन सारे सवालों के जवाब आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।